उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। हेलीबोट एम्बुलेंस की भी होगी तैनात। सामान्य एम्बुलेंस भी की जाएगी तैनात। देहरादून में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन को लेकर 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। 23 मार्च को पूरे होंगे धामी सरकार के 3 साल कार्यकाल। पूरा होने पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। अल्मोड़ा देहरादून में होंगे मुख्य आयोजन। सुनीता विलियम्स की वापसी पर सीएम धामी ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर दी वापसी को लेकर बधाई। लिखा इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। उत्तराखंड में फायर सीजन को लेकर तमाम तैयारियों में जुटा वन विभाग। जगह जगह की जा रही अतिरिक्त फायर वॉचर्स की तैनाती। आम लोगों से भी की जा रही मदद की अपील। मसूरी में 20 अप्रैल को किया जाएगा रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन। पुरुषों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश। सितारगंज में अवैध मदरसों पर प्रशासन का सख्त रवैया। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ किया गया मदरसा सील। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन की तरफ से पौड़ी में चल रहा धरना प्रदर्शन हुआ बंद। ठेकेदारों को श्रमिकों को जल्द ही बढ़े हुए वेतन और अन्य लाभ देने की शर्त पर बनी सहमति। हल्द्वानी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे की तरफ से किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। मतदाताओं से की मतदाता सूची का अवलोकन करने की बात। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद अभी खाली पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार दोपहर को दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र भी अब दिल्ली बन गई है। मंत्रिमंडल में खाली पड़े 5 स्थानों के दावेदार बीजेपी विधायकों का जमावड़ा भी अब दिल्ली में लगा हुआ है। लगभग 1 दर्जन विधायक अपने कनेक्शन के सहारे अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की कोशिश में दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें देहरादून के 2, हरिद्वार के 3 और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। जानकारी की माने तो वह मंगलवार रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और इसलिए अधिक संभावना यही है कि आज वह केंद्रीय नेताओं से भेंट करेंगे। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है। इसी दौरान मंत्री पद किस किस विधायक के हिस्से आएगा, इस पर भी मोहर दिल्ली में लगेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। विधायकों का भी जमावड़ा है। मंत्रिमंडल में 5 पद अभी खाली पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विधायकों की भी नजर इस पर है। और बड़ी खबर है, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है मिलने के लिए। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। तो इसी खबर पर और अपडेट के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हलचल तेज हो चुकी है, क्या अपडेट फिलहाल? बिल्कुल शिवांगी, देखिए उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार कुछ दिनों से चर्चाएं जो है वो गर्म है, लेकिन अब इसका अंतिम समय आ चुका है। आज या कल में कभी भी खबर मिल सकती है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से खुद वो दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय नेतृत्व से वो मिलेंगे। उसके बाद नामों पर एक तरीके से मंथन होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो देहरादून पहुंचेंगे और यहाँ पे कुछ जो है वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि कुछ मंत्री जो है वो विवादों में ऑलरेडी अभी भी चल रहे हैं, तो 2 से 2 मंत्री और अभी इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद जो है 5 नए मंत्रिमंडल में जो है वो 5 लोगों को जगह दी जाएगी, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं से 2 विधायकों को और गढ़वाल से 3 विधायकों को लिया जा सकता है, क्योंकि समीकरण
सरकार को जिस तरीके से पहाड़ और मैदान का एक तरीके से सटीक बिठाना है, ताकि कोई भी एक तरीके से विवाद ना हो। जो सरकार के अब लगभग 2 साल का और कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें उत्तराखंड की ओर किस तरीके से विकास हो, इस पर अच्छे से मंथन हो सके। तो मैदान का और पहाड़ का समीकरण साधते हुए जो है वो नई कैबिनेट का गठन जो है अब उत्तराखंड में जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि 23 मार्च को 3 साल जो है वो सरकार के पूरे हो जाएंगे। तमाम तैयारी जो है वो उत्तराखंड सरकार उसकी भी कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री जो है इस टाइम पर नई कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली में है। वहां पे नामों का मंथन जो है वो आज शाम तक या कल दिन तक पूरा फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद सीएम धामी देहरादून पहुंचेंगे। शिवांगी, कृष्णा, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर किसी मंत्री के नाम अभी सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, नाम अभी देखिए कुछ स्पष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते कि कौन कहां से और कौन एक तरीके से विधायक को अब जगह मिलेगी, क्योंकि काफी विधायक जो है वो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से जो है वो दिल्ली में डेरा एक तरीके से जमाए हुए हैं, और सब अपनी सोर्सेस का इस्तेमाल जो है सभी विधायक कर रहे हैं कि उनको भी अब मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। क्योंकि देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी खजानदास जो राजपुर रोड से विधायक आते हैं, और दूसरे मुन्ना सिंह चौहान जो काफी वरिष्ठ विधायक भी है भारतीय जनता पार्टी में, और काफी बार से जो है विधायक चुनते हुए लगातार आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको मौका देती है और किसको कैबिनेट में जगह देती है। कि युवा एक तरीके से कैबिनेट अगर होती है तो उसमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन नामों पे चर्चा चल रही है उन पे विराम लग जाएगा। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से बात सामने आई है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भी समय मांगा है। कल वो एक शादी समारोह में भी पहुंचे हुए थे और अभी भी दिल्ली में ही रुके हुए हैं। क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि कब तक उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है? इसको लेकर अपडेट। बिल्कुल, देखिए अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात करें तो आज शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री से हो जाएगी, और उनके नामों पर जो मंथन है, जो वो एक तरीके से लिस्ट अपने साथ लेके गए हैं, उनमें से कौन फाइनल होते हैं, किसको अपने सुझाव से एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री कैबिनेट में जगह देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कवायद जो है वो काफी दिनों से चल रही है। अब इसका जो है वो अंतिम दौर भी कह सकते हैं कि चल रहा है, क्योंकि लगातार ही हो रहा है। क्योंकि हम भी कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले जब कैबिनेट विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो वन मैन मंत्रिमंडल है, सभी विभागों का बोझ जो है वो अकेले संभाल रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच हरीश रावत का भी एक बड़ा बयान आया है, और उन्होंने भी कहा है कि जनता के विकास के हित के कार्य को देखते हुए जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। और साथ ही कैबिनेट से लेकर उत्तराखंड की विधानसभा के चपरासी तक जितने भी पद हैं सभी खाली पड़े हुए हैं। सरकार एक तरीके से खुद मैनेजमेंट करना चाहती है, सैलरी बचाना चाहती है। इस तरीके का तर्क जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दिया है। लेकिन अभी भी बात जो है वो कैबिनेट विस्तार पर जो है वो अटकी हुई है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि कल दिन तक या कल शाम तक पूरा फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो देहरादून पहुंचेंगे और तमाम वो नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ मंत्री जो है वो इस्तीफा भी देंगे, तो नए मंत्रियों में 5 अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नामों में शामिल करती है और किन कृष्णा, जो मंत्री इस्तीफा देंगे, क्या उन मंत्रियों के नाम अभी सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के नाम जो है वो अभी बिल्कुल भी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि काफी जो मंत्री हैं वो हमेशा ही विवादों में चले हैं। जैसे कि हम बात करें रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जो जनता के बीच से भी एक तरीके से नदारत रहते हैं। तो ऐसी जनता भी एक तरीके से इनसे लगातार परेशान है। तो कैबिनेट का सटीक समीकरण बिठाने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक युवा कैबिनेट जो है वो नए सिरे से तैयार कर सकते हैं धामी सरकार की, क्योंकि 3 साल अब जल्दी पूरे होने जा रहे हैं। 3.0 के बाद वो किस तरीके से 4.0 की यानी कि चौथे साल की अपनी शुरुआत करेंगे, ये एक देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से धामी विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। जब चलिए, बिल्कुल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जानकारी दी है। हेलीबोट एम्बुलेंस की भी तैनाती यहां पर होगी, सामान्य एम्बुलेंस की भी तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों की सेहत पर विशेष तौर से फोकस किया जाएगा। केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत चारों धामों के यात्रा रूट पर सामान्य एम्बुलेंस की तैनाती के साथ हेली और बोट एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ तीर्थ यात्रियों की उच्च ऊंचाई से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की भी जांच करेंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे ट्रांजिट जिलों में 37 स्थायी
स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के लिए भी नए पॉइंट बनाए जा रहे हैं। यात्रा रूट पर 154 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। इनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं और एम्स ऋषिकेश की हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सामान्य एम्बुलेंस की भी यहां पर तैनाती रहेगी। यात्रा रूट पर 154 एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। इनमें से 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं और एम्स ऋषिकेश की हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस भी यहां पर उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल भी खोले जा रहे हैं, जिसमें केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर है, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। बेस्ट तैयारी की जा रही है। यात्रियों के स्वास्थ्य का खासा ध्यान चारधाम यात्रा में रखा जा रहा है। हेली बोट एम्बुलेंस की भी यहां पर तैनाती होगी। सामान्य एम्बुलेंस की भी तैनाती की जाएगी। और सीधा रुख करेंगे बैंगलोर की ओर, जहां पर आरएसएस प्रमुख सुनील जी क्या कुछ करें, आइए आपको सुनवाते हैं। जानकारी के लिए एक प्रेस ब्रीफिंग रखेंगे, उसकी सूचना आपको मिलेगी। और 23 तारीख को अंतिम जो दिन है, उस दिन दोपहर में सुबह 11:30 बजे 11:30 उस दिन अपने संघ के सरकारेवा दत्तात्रेय होसबले जी प्रेस को एड्रेस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें वो सारी जानकारी भी देंगे बैठक की और साथ में आपके प्रश्नों को भी लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। तो ये इस तरीके से फिर से 4 वर्षों के बाद बेंगलोर में संघ की महत्वपूर्ण अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने जा रही है। तो मैंने संक्षिप्त को मैं आपको उसकी जानकारी दी है। इसके बैठक के संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। Sir, what is the works you've done in the last 4 years and what has been the progress? The last meeting you said was in Bangalore also you'd had. Can you tell us what all has happened so far? First question. The second question is, there has been a news that the number of people joining the Sangh has come down, especially with Congress criticizing a lot and putting a lot of pressure in Karnataka. How much of that is true? See, first thing, last 4 years, definitely, considering our centenary year preparations, we initiated our expansion plan of shakhas and reaching out to all localities in the cities and many important villages. Most of the villages, we call it mandal. So it was a reach out program, and numbers will be of course announced the first day, 21st of the March, after our Sarkareva initiates the Prativedan report. So I think, but I can tell you, yes, our Karyakartas have put more and more efforts. They have reached to the remotest areas and unreached areas. And of course, they have strengthened our shakhas, expanded their activities, reaching out to the people. देहरादून में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन को लेकर 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जहां राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में समान ब्रॉडबैंड सेवाओं की आसान पहुंच को सुनिश्चित करने को लेकर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी और कॉम्पिटेटिव कनेक्टिविटी को लेकर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए पिटकोल और यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के इस्तेमाल के प्रोत्साहन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को 4G सैचुरेशन स्कीम का काम निर्धारित समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों की तरफ से ई सेवाएं प्रदान करने को लेकर FTTH की उपयोगिता के संबंध में IT विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।
भारत नेट स्कीम के तहत राज्य के 1,819 ग्राम पंचायतों में 14,516 FTTH कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और अब बात करेंगे देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे। कार्यकाल पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। अल्मोड़ा देहरादून में मुख्य आयोजन होंगे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर हर जिले में जन सेवा थीम पर 22 से 25 मार्च तक बहुउद्देशीय व चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को शिविर आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। 22 मार्च को मुख्य कार्यक्रम अल्मोड़ा व 23 मार्च को देहरादून जिले में आयोजित किया जाएगा और इसके अलावा सभी जिलों में भी 23 मार्च को शिविर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। जिन जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपलब्धता नहीं है वहां सांसद अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बहुउद्देशीय शिविर में आम जन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की उपलब्धता, विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा शिविर में निःशुल्क जांच और दवाएं दी जाएंगी। कार्यकाल पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अल्मोड़ा देहरादून में मुख्य आयोजन होंगे। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। सुनीता विलियम्स की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। एक्स पर पोस्ट कर वापसी को लेकर सीएम ने बधाई दी। इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है, सीएम ने कहा है। स्पेस प्रॉप्स के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा गया है। भारतीय मूल की साहसी बहादुर बेटी को शुभकामनाएं। तो बड़ी खबर, सुनीता विलियम्स की वापसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है एक्स पर पोस्ट कर, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रही हैं। तो एक्स पर पोस्ट कर वापसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है और खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। जंगलों के प्रदेश उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है। जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को पूरी तैयारी होने की बात जरूर कह रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग को रोकथाम कर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। मामले को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए, इसको देख के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप मुख्य आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत वर्ष जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। दूसरा, हमें जिला स्तर से मैन पावर की सब उपलब्धता बढ़ी। तीसरा, जो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से गाड़ियों की हमको जरूरत जो थी वो उसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ मीट आउट किया। इसके अलावा हमने पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से वनाग्नि को कम किया जा सके, इसको देखते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता बनाई, जिसमेम युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन पंचायत के सरपंच, राजस्व विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी रोका गया। और पहले फेज में उन 472 जो हॉट स्पॉट थे जहां पर वनाग्नि घटनाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, उन 472 पंचायतों में हमने इनको का गठन कर लिया और 30,000 रुपया इंसेंटिव भी देने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ हर जनपद में
3 अवार्ड हमने रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का, कि स्थानीय लोग जितना आग को बुझाने में मदद करेंगे। 3 पुरस्कार हर जनपद स्तर पर, यानी 39 पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारे विभाग के कर्मचारी भी, उनका भी मनोबल बढ़े, तो इसी तरह हमने वन विभाग में भी अवार्ड का निर्णय लिया है कि हर जनपद में भी वहां पर फॉरेस्ट में जो हमारे क्रूज स्टेशन है, जिनका सबसे बड़ा योगदान होगा, तो पहले तीन इनाम हर जनपद में भी दिए जाएंगे, ताकि हमारे कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनका भी मनोबल बढ़े। इसके साथ आपने पिछले बार देखा, बिनसर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि 6-7 हमारे कर्मचारी चले गए। 5 लाख रुपए का उस समय इसका इंश्योरेंस था। हमने इस बार उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय लिया, और 10 लाख रुपए पर जो हमारे फायर वॉचर्स हैं उनका इंश्योरेंस करवा दिया गया है। साथ ही साथ करीबन 5,000 के आसपास हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर वॉचर्स भी रिक्रूट कर दिए हैं। और साथ साथ जो पहली इस बार एक नया कदम और उठाया है कि पीसीसी स्तर के अधिकारियों को हर जनपद में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया है। 13 जनपदों में 13 नोडल अफसर भेजे गए हैं, ताकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे, उनके अनुभव का फायदा भी कर्मचारी को मिले, और उनकी उपस्थिति से कहीं न कहीं कर्मचारियों पर एक प्रभावी नियंत्रण ही बना रहे। और निश्चित रूप से जन सहभागिता और कर्मचारियों की दोनों के सहयोग से हम वनाग्नि की घटनाओं पर कमी ला सके, इसको लेकर के हम बिल्कुल के संग। मसूरी की सामाजिक संस्था रोबस्ट वर्ल्ड 20 अप्रैल को रन फॉर मैन दौड़ का आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों की रक्षा और उनके स्वाभिमान की रक्षा करना है। यह दौड़ मसूरी से देहरादून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुरुषों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष विश्नोई और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने इस पहल के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा संस्था 24 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों की याद में चौथे सम्मान समारोह का आयोजन भी करेगी, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था द्वारा सोशल सर्विस यूथ अवार्ड के तहत स्कूलों में प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वो इस बार हमने लॉन्च की है, ये चौथी बार है जो हम कर रहे हैं, और ये इन द मेमोरी ऑफ आ फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में होता है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भूले ना। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक वो एक जगह तक ना रुके, और आगे भी ये काम होते रहें, इसलिए हमने ऑनरी अवार्ड सेरेमनी करी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज से लेके जब तक ऑनरी अवार्ड होती नहीं है, तब तक SSYA सोशल सर्विस यूथ अवार्ड्स भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के लिए अलग तरीके से उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होंगे, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे, ताकि वो हमारी जो ये संस्था है उससे जुड़ें, हमारा जो विचार है देश के लिए, हमारी जो समाज के लिए उसके जो काम कर रहे हैं उस चीज़ से जुड़ें। तो ये ऑनरी अवार्ड श्री रजत अग्रवाल जी मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके द्वारा आज ये कराई गई है। जिस प्रकार से आप देखना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप खुद हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिसने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, देश में बहुत बड़ा कार्य किया हो, या अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, अन्य चीज़ें हो सकती हैं, जिन्होंने हमारे देश की आवाज़ आगे पहुँचाई है, प्रदेश की आवाज़ आगे पहुँचाई है, कुछ बड़ा कार्य किया है, उनको आप नॉमिनेट कर सकते हैं। जो लिंक है हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह और हमारे कॉन्टैक्ट इन्फो से आप कर सकते हैं। उसके द्वारा अलग अलग हमारे जजेस होते हैं, जिनके पास मान लीजिए हम 100 एंट्रीज लेके जाएं, उनमें से वो 2 या 4 या 5 लोग सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करते करते हमें जो ये पूरा महीनों का स्पैम मिलता है, जो अगस्त में ये होना है, आज हम इस एक शुभारंभ करा गया है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपनी दैनिक जीवन चर्या को छोड़ते हुए समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कर उन लोगों के नामांकन बुलाकर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है रोबोस्ट वर्ल्ड द्वारा, शुभ विश्नोई जी द्वारा। और एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं एक छोटी सी उम्र में। इस प्रकार के कई कार्य रोबोस्ट वर्ल्ड करता है, चाहे वो कई ऐसे प्रकार के कार्य शुभ विश्नोई जी और रोबोस्ट वर्ल्ड संस्था करती आ रही है। और हमें बहुत ही गर्व है कि ऑनरी अवार्ड्स जो हैं इस वर्ष भी होने जा रहे हैं 24 अगस्त को, और एक रन फॉर मेन हो रहा है मसूरी से देहरादून तक 20 अप्रैल 2025 को, जो इसका सिद्धांत, इसका उद्देश्य है कि पुरुषों की आवाज़ को सुना जाए। कहीं ना कहीं आज की जीवनचर्या में, दैनिक जीवन शैली में पुरुषों की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, पुरुष अपनी बात पूरे दिल से नहीं कह पाते हैं। तो उसके लिए भी रन फॉर मैन किया जा रहा है मसूरी से देहरादून तक। ये भी रोबोस्ट वर्ल्ड और शुभ विश्नोई जी की संस्था द्वारा किया जा रहा है, और हमें उम्मीद है ये दोनों कार्यक्रम ऑनरी अवार्ड्स और रन फॉर मैन कामयाबी हासिल करेंगे और अपने उद्देश्य को हासिल कर कर एक नया कीर्तिमान साबित करेंगे।
सितारगंज में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मदरसों को सील किया है। यहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी और कोतवाल नरेश चौहान ने मोर्चा संभाला है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखी है। इस पर मदरसा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सलीम रिजवी ने हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही और उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर मदरसा चलाना अवैध नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों के तहत आता है। उनका कहना था कि यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से केवल उन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हैं। देखिए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से जितने भी मदरसे पंजीकृत हैं वो तो अवैध पंजीकृत मदरसे में काउंट करते हैं। जो जिनका पंजीकरण उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में नहीं है वो अवैध मदरसे होते हैं, वो अवैध रूप से संचालित होते हैं। उन्हीं के खिलाफ सीजलिंग की कार्रवाई की जा रही है ताकि बच्चों को एक सुनहरा भविष्य मिले, वो कोई मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करें। और यहाँ पर क्योंकि कोई भी करिकुलम फॉलो नहीं करते हैं, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है और ना इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ये मेंटेन करते हैं, लिहाजा ये अवैध रूप से होने के कारण इनकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सभी पे कार्रवाई यहाँ पर सितारगंज में 17 ऐसे अवैध मदरसे हमने चिन्हित किए हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज ये तीसरा मदरसा हम सील कर रहे हैं। तो अवैध मदरसों पर धामी का हंटर चला है। मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। कई मदरसों को यहां पर सील किया गया है। पुलिस फोर्स की भी काफी संख्या में तैनाती देखने को मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से केवल उन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हैं और निजी संपत्ति पर मदरसा चलाना अवैध नहीं है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष सलीम रिजवी ने। हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति पर मदरसा चलाना अवैध नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों के तहत आता है। उनका कहना था कि यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।